Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great with your current preparation for your government examinations. ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना कि मैंने कंटेंट लिखा है जो कि अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर और प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंशाल्लाह भी नेब की जल्द रिज़ल्ट आने वाली तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो जो कैंडिडेट सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अब इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो है सीपैक। अब देखो, उन हजरात के लिए जो अप्रेजिंग और प्रिवेंटिव ऑफिसर की टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये हो सकती है, क्योंकि उनका जो कंटेंट है ना उसके अंदर सीपैक एंड पाकिस्तान स्पेसिफिक एक टॉपिक उनको दिया गया कि भाई आपने इस टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन करनी है। अब देखो, मैं आपको आउटलाइन बता दूं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सो लेट मी स्ट्रेट अवे जंप टू आवर टुडेज टॉपिक, जिसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको आउटलाइन बताता हूँ। अव्वल तो हम सीपैक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जो सीपैक के कौन कौन से फेजेज़ हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशल इकनॉमिक जोन, दैन अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है पाकिस्तान के लिए, फिर पाकिस्तान के अंदर सीपैक को कौन से चैलेंजेस हैं वो, उसके बाद पाकिस्तान अभी मज़ीद क्या कर सकता है सीपैक को मटीरियलाइज करने के लिए उनके उसके एक ट्रू स्पिरिट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी आज की आउटलाइन है। नाउ, ये जो पास्ट पेपर हुआ ना कस्टम इंस्पेक्टर 2019 का और अपनी एफआईए का, तो उसके अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए ना सीपैक के ऊपर, उसमें ये कि आपने डिस्कस करना है पाकिस्तान को कौन से बेनिफिट हैं, जो कि मेरी आउटलाइन में इंक्लूडेड है। उसके बाद है सीपैक एक मेयरली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आप इसको वीडियो को देखकर आप खुद डिसाइड करेंगे कि भाई ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या नहीं, अगर है तो कैसे आपको उसको डिस्कस करना है, मज़ीद आपको उसको एलाबोरेट करना है। सीपैक को इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर के अंदर। उसके बाद सीपैक है वो एक गेम चेंजर है फॉर चाइना एंड पाकिस्तान एंड इंटायर रीजन की जब बात करता है, तो फिर आप उसको रीजनली थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीपैक का जो क्वेश्चन है ना वो है कि एसीसी जो बन रहे हैं ना अभी, जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है, वो कैसे पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेरिटी ले आ सकते हैं। तो ये था। अब इंट्रोडक्शन। अब देखो, सीपैक ना वो 2013 के अंदर साइन किया गया था, और उसको ऑफिशियली जो साइन किया गया था ना वो जब यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अप्रैल 2015 के अंदर आए थे ना, तब इसको ऑफिशियली साइन किया गया था। अब इस ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है सीपैक, जिसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स में काम होगा, जैसे कि कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे कि गवादर पोर्ट से रिलेटेड, जैसे कि एनर्जीज के हवाले से, और उसके अलावा स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है सीपैक। अब देखो, आपने एग्जामिनर के सामने ना इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उसको ब्रीफ करके देना है कि भाई सीपैक है ना वो क्या है, और ऐसे ही ब्रीफली देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इंट्रोडक्शन को हम लेंदी करेंगे ना तो फिर वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बात हो सकती है, क्योंकि हम टाइम अपना ना इंट्रोडक्शन के अंदर वेस्ट नहीं कर सकते। अब देखो, फेजेस, फेज़ नंबर 1, फेज़ नंबर 2। अब फेज़ नंबर 1 है ना, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, जिसके अंदर हाँ रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करना, हाईवेज़ को और मोटरवेज़ को, जो भी हमारे मोटरवेज़ और हाईवेज़ बने हैं ना वो सीपैक के अंडर कुछ कुछ बने हैं। उसके अलावा एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात होती है फेज़ 1 के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत से एनर्जी प्रोजेक्ट्स वो अभी अपने फाइनल ऑपरेशनलाइज्ड होने वाले हैं। अब चाइना ने यहाँ पे डिस्क्लोज़ किया था जब इनकी 9th जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी हुई थी ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो उसके अंदर चाइना ने यह कहा था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर एनर्जी सेक्टर के अंदर 12.4 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, और इन्होंने जो बताई थी ना कि इंस्टॉल कैपेसिटी, जिन प्रोजेक्ट्स को हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया है उनकी टोटल कैपेसिटी है ना वो है 7,240 मेगावाट्स। तो ये रिपोर्ट है, ये डेटा एंड फिगर आप दे सकते हैं एग्जामिनर के सामने फेज़ 1 के अंदर रिलेटेड टू एनर्जी। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेशन के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर हमारा है, उसके अंदर चाइना मज़ीद उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। हमारे पास फाइबर नेटवर्क की केबल्स बिछ रही हैं, उससे हमारी जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और हम अपनी जो
इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ठीक है। तो ये भी सी पैक का ही पार्ट है। नाउ फेज़ नंबर टू जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी करंटली फेज़ नंबर टू चल रहा है 2021 का जुलाई मंथ चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मज़ीद ये फ्यूचर में भी कैंडिडेट्स देखेंगे ना, तो उनके लिए हो सकता है मसला हो, इस वजह से मैं टाइम बता रहा हूँ। आप देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इसका पार्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चाइना और पाकिस्तान ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आइडेंटिफाई किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर ये है कि गवादर पोर्ट उसको डेवलप करना और गवादर सिटी को भी डेवलप करना। एंड देन सीपैक जो फेज़ टू के अंदर सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स वो कि जिसके अंदर चाइना है ना, वो पाकिस्तान के उन जो लेबर है ना, वो अनस्किल्ड लेबर, उनको स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे। चाइना के जो टीचर्स हैं वो हमारे अनस्किल्ड लेबर्स को, जो हमारे जो यूथ है उसको स्किल्स, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कि वो कंपेटिटिव हों, जैसे कि वो मार्केट ओरिएंटेड हो जाएं। तो उस वजह से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सोशल सेक्टर के अंदर। अब एग्रीकल्चर की बात होती है तो डेयरी प्रोडक्ट्स में काम हो रहा है, फॉर्म्स पे, लाइव स्टॉक, फर्टिलाइजर, सीड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इन सारों के ऊपर काम हो रहा है फेज़ टू के अंदर। उसके बाद मेन लाइन वन जो कि कनेक्ट करती है पिशावर को कराची से, इससे होगा ये कि हमारा जो फ्रीट सिस्टम है ना, हमारे जो लॉजिस्टिक है वो इम्प्रूव होगी, और हमारा जो इकोनॉमिक जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा होता है ना वो कम हो जाएगा। जब ML1 अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा ना, तब ये इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब देखो, ये फ़ेज़ टू हो गए। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन की जो मैंने बात की ना, तो जब छठी JCC की मीटिंग हुई थी ना, छठी नंबर JCC की मीटिंग चाइना के अंदर हुई थी, बीजिंग। तो वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान के अंदर हम 9 ACCs को ना डेवलप करेंगे। अब उन 9 में से ना 2 फेडरल के अंदर हैं और 7 हमारे जो ना वो प्रोविंसेस के अंडर आ जाते। तो स्पेशली अभी जो काम चला है ना वो 4 ACC पे चला है। उसमें से नंबर 1 है रशा का ACC जो कि KPK के अंदर है। अब देखो, आपने ना एग्जामिनर को डेटा देनी कि रशा का ही ना पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर क्या फ़वाद हो सकते हैं, हमें क्या फ़वाद हो सकते हैं। तो देखो, रशा का ही का जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है ना, वो चाइना ही उसको डेवलप कर रहा है और उसकी मार्केटिंग भी चाइना ही कर रहा है। वो अब 2030 के अंदर ये 50,000 जॉब्स क्रिएट करेगा हमारे लिए, और $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी ले आएगा रशा का ही स्पेशल इकनॉमिक जोन। देन अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो कि पंजाब के अंदर है, ये कहा जा रहा है कि 3 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा और $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसके बाद धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन, ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ 75,000 जॉब्स क्रिएट करेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ना आसमी सलीम बाजवा, इन्होंने कहा था कि भाई जो धाबेजी ACC है ना, इसने अट्रैक्ट किया है लॉट ऑफ लोकल और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं। क्यों? क्या इसकी ना प्रॉक्सिमिटी है टू द सी एंड एयरपोर्ट। अब देखो, जो भी स्पेशल इकनॉमिक जोन वो किसी वाटर बॉडी के करीब होता है ना, तो उसकी ना अहमियत डबल हो जाती है, उसकी अहमियत ट्रिपल हो जाती है, उसकी अहमियत ना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जब वाटर आपके सामने होता है ना, ACC के सामने, तो आप वहाँ से ट्रेड कार्गोज़ वगैरह ना उनकी डिस्पोजल हो सकती है अच्छे से, उनको ऑफलोड कर सकते हैं, उनको ऑनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है जब वाटर बॉडी आपके करीब होती है। तो धाबी जी ना इसकी अहमियत बहुत है। अब देखो, बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन, इसकी डेटा मेरे पास कोई ख़ास थी नहीं, तो मैंने फ़िलहाल इसके अंदर कोई डेटा नहीं डाली। आप मज़ीद आप काइंडली इसको थोड़ा सर्च कीजिएगा, अगर आपको डेटा मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात होगी। अब देखो, मैंने बात की ना कि पाकिस्तान के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर पाकिस्तान के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं। अब देखो, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, और इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ भी रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग ना CPEC के अंदर बहुत सी लोगों को ना जॉब मिल रही है। जैसे कि हमारे थर के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं एनर्जी के, तो बहुत सी जो वहाँ पे इंडिजिनस जो लोकल पीपल है ना, उनको हायर किया जा रहा है, तो उनकी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है वहाँ पे। तो ऐसे ही इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, लोकल प्रोडक्शन इससे बूस्ट हो सकती है। हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स है ना उसको बढ़ा सकते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को
बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। इससे ये होगा कि वेल्थ जनरेट होगी, जॉब्स की क्रिएशन, जैसे हमने बात की कि थर के अंदर बहुत सी लोकल इंडिजिनस जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं, तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हवाले से यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी कंपेटिटिव पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। अब जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगी, जब हमारे पास एसीजीज वो कम्प्लीटली फंक्शनल हो जाएंगे, उसके बाद ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद ट्रांजिट ट्रेड को ना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जब गवादर पोर्ट को डेवलप कर देंगे ना, फिर हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं टू अदर कंट्रीज़। उसके बाद देखो, रीजनल कनेक्टिविटी की बात आती है, तो रीजनल कनेक्टिविटी में ये है कि हम जब गवादर को इस्टेब्लिश कर देंगे तो हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, उसको इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और उनको हम एक कनेक्टिविटी दे सकते हैं। फिर हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं टू अफ्रीका, बिकॉज चाइना का जो ना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, जो चाइना का BRI, इसका मकसद ही यही है कि अपने ट्रेड को ना डाइवर्सिफाई करना, अपने ट्रेड को ना दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना। तो वो अफ्रीका तक पहुंचाएंगे, फिर वो लैटिन अमेरिका, तो ऐसे हम भी कनेक्ट हो सकते हैं अफ्रीका से। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है CPEC के थ्रू। देन अब देखो, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी हमारे जो बेनिफिट्स हैं ना, उसके अंदर जियो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी ना वो इम्प्रूव हो सकती है। हमारे यहाँ गवर्नेंस जो ना वो अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, गवर्नेंस इम्प्रूव हो सकती है CPEC से। डिस्करेज हमारे यहाँ जो इंसर्जेंसी है ना, उसको हम डिस्करेज कर सकते हैं CPEC के थ्रू, क्योंकि हमने ना अपने जो प्रोजेक्ट्स इनको सेफ़ और सिक्योर रखना है, उसके लिए हमें मज़ीद एक्शंस लेना पड़ेंगे, और ये हम CPEC हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है कि हम डिस्करेज करें इंसर्जेंसी को। उसके बाद हमारी एक ना एक्सटर्नल थ्रेट से हम डिटर हो सकते हैं, डिटरेंस हमारी अच्छी हो सकती है। जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी ना, तो फिर हमारी इंटरनेशनल अरीना के अंदर कोई ना कोई से होगी। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि डिटरेंस हमारी एक अच्छी हो सकती है। अब देखो, चैलेंजेस कौन से हैं CPEC को। जब CPEC को चैलेंजेस की बात आती है, तो सबसे पहले तो CPEC की अपोजिशन होती है। हमारा जो ईस्टर्न नेबर है ना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों बहुत ही इसको अपोज करते आए हैं कि भाई ये डेड ट्रेड हो सकता है, कुछ भी वट एवर देयर नैरेटिव्स आर, बट वो अपोज करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेररिज्म, जो कि अटैक एक हुआ था ना चाइना के अंदर काउंसलेट में, और यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर डोमेस्टिक स्पॉयलर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट्स को मज़ीद आगे नहीं ले जाने दे रहे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, वो भी हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि US और चाइना की जो राइवलरी ना वो बढ़ रही है। तो हमारे ऊपर में ना प्रेशर्स है कि भाई हम अपने जो CPEC को क्या हम उसको मज़ीद आगे बढ़ने दें या फिर ना दें, बिकॉज वी कैन नॉट रूल आउट अमेरिका ऑल टुगेदर। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का बहुत इशू है, ठीक है, क्योंकि रेट टेपिज्म है और अकाउंटेबिलिटी का इशू होता है। तो ये एक CPEC के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद रिसोर्स कैपेसिटी से ये है कि हमारे पास ना वो स्किल्ड लेबर नहीं है जो कि एक होनी चाहिए, कंपेटिटिव लेबर नहीं है हमारे पास, लोगों के पास इतने स्किल्स नहीं है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है CPEC के हवाले से। अच्छा, व्हाट पाकिस्तान नीड टू डू टू फुली मटीरियलाइज CPEC इन इट्स ट्रू स्पिरिट। अब पाकिस्तान को ना क्या करना पड़ेगा CPEC को मटीरियलाइज करने के लिए। उसके लिए ना पाकिस्तान बहुत से ऑलरेडी चीज़ें पाकिस्तान ने कर रखी हैं, बट अब भी ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उसमें यह है कि हम कल्टीवेट करें चाइना के साथ ना बहुत अच्छी जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ एंड हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं ना उनके साथ। नेबर में स्पेसिफिकली यहाँ पे ना मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँगा और ईरान की बात, क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी है ना, CPEC की प्रॉक्सिमिटी हमारी है ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान की लैंड के साथ, उस वजह से हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो पाकिस्तान ये करे कि हमारी ना इनके साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करे। उसके बाद ऑल MOUs रिलेटिंग टू CPEC शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू स्पिरिट। अब देखो, CPEC के रिलेटेड जो भी हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो उनका जो मकासद होते हैं ना, उन मकासद को समझ कर, मकासद को देख कर, एनालाइज कर उसको इम्प्लीमेंट करना, तो हमें ये करना होगा।
तभी हमारे यहाँ ना डेवलपमेंट आ सकती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं। इम्प्रूव करें हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पे ना अटैक्स होते रहते हैं, टेरर अटैक्स, जैसे हमने बात की काउंसलेट, चाइनीज़ काउंसलेट पे अटैक हुआ, तो हमें इम्प्रूव करना होगी अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। उसके बाद हमें कंट्रोल करना होगा सेक्टेरियनिज़म और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हम पहले बात कर आए। उसके बाद हम एलिमिनेशन ऑफ करप्शन और रेट टैपिज्म। हमारी जो इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे वन विंडो सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो भी अथॉरिटीज़ आती हैं, जो भी बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको ना मल्टीपल डिफरेंट ऑफिस के अंदर जाना पड़ता है और डिफरेंट फेजेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दोज पीपल, और इससे उनका ना टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो वो सम ऑफ द टाइम वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें वन विंडो ऑपरेशन ऐसा कुछ होना चाहिए, जिससे हम किसी एक ऑफिस के अंदर जाएं और सारी हम अपनी टैक्सेशन और डॉक्यूमेंटेशन वो सारा करवा लें। तो ऐसा कुछ निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हम ले आए सीपे के अंदर। तो ये सारा कुछ था सीपे के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने रखा है कि हमारे जो डिफरेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ना कोल के ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो के अंदर हैं, सोलर के अंदर हैं, विंड के अंदर है। अब ये चार्ट आप मज़ीद इसको देख लीजिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट आप अपने सामने रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा काइंडली। तो दैट्स इट फॉर टुडे सीपैक के हवाले से। और अब किसी बंदे को ना इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे मुझे वो कमेंट कर दे, तो फिर मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा उसका। अभी मैं फ़िलहाल पीडीएफ नहीं रख रहा। किसी को अगर चाहिए ना तो वो कमेंट कर देना, तो फिर मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।